हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाते हुए कैम्ब्रिज कैरियर इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। इस इंस्टीट्यूट का पर्पज़ बच्चों को 12th के बाद होने वाले इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम IIT और नीट के लिए प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रतिराम बाजिया और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, 11th फाउंडेशन के सिलेबस में केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। इससे पहले कि हम ये पहला चैप्टर हम चालू करें, पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं और केमिस्ट्री किसको बोलते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या है, देखिएगा, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर्स के बारे में। मैटर्स के बारे में मैं पहले ही आपको पढ़ चुके हैं आप, मतलब 9th में 10th में, कि मैटर्स क्या होते हैं कि एनीथिंग मतलब जो भी आपके आसपास कुछ भी दिखे आपको, एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, मतलब जिसका कुछ ना कुछ मास है और 3D में कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उन सभी को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, मैटर। ठीक है, तो देखिएगा हम इसमें मैटर को स्टडी करेंगे। अब मैटर के बारे में क्या क्या स्टडी करेंगे वो देखिएगा आप ध्यान से। इसकी मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिखता हूं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of देखिए, एक तो कंपोजिशन, एक तो मैटर का कंपोजिशन, एक मैटर की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, इसकी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज कौन सी, फिजिकल एंड केमिकल। प्रॉपर्टीज कौन सी, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ठीक है, देखिए हम एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर्स के कंपोजिशन, मैटर्स की स्ट्रक्चर, उसमें उसकी केमिकल स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल। चलिए इसको सभी को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे पास कोई मैटर है, जैसे मान लीजिए कि वाटर है आपके पास। ठीक है, तो देखिएगा वाटर एक मैटर है। अब वाटर का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन का मतलब क्या है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, वो उसका कंपोजिशन है। देखिएगा, जैसे मैटर का लिखूं मैं H2O है इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। तो इसमें मैं कहूंगा कि भाई कंपोजिशन क्या है, तो कहूंगा कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। आपसे पूछे कोई कि भाई इस मैटर का कंपोजिशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर ये मैटर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन हो गया भाई, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना हुआ है। तो ये तो हो गया इसका कंपोजिशन। अब स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि जो भी एलिमेंट से मिलकर ये बना हुआ है, उस एलिमेंट में जो एटम है, उन एलिमेंट्स के जो एटम है, वो एटम आपस में कैसे कैसे जुड़े हुए हैं, उसको अपन यहाँ पर दिखाएं स्ट्रक्चर बनाकर, तो वो होगी इसकी स्ट्रक्चर। जैसे कि वाटर के अंदर अगर बात करें अपन, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, O और H के बीच में यहाँ पर बॉन्ड्स हैं। तो ये तीनों एटम जो है वो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस तरह से कंबाइंड रहते हैं। तो ये हो गई इसकी केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल। देखिए, सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिनका पता लगाने के लिए इसकी फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं करना पड़े, उनको बोलेंगे अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मान लीजिए कि वाटर देखने में दिखता कैसा है, तो ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या कहेंगे, भाई वाटर क्या है, देखो वाटर के लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो वाटर क्या है बताओ, कलरलेस। क्या है ये, कलरलेस। इसके बाद में वाटर में स्मेल कैसी आती है, तो आप कहोगे कि स्मेल कोई नहीं आती है, कोई आती है तो लिख देंगे। यहाँ पर तो कोई स्मेल नहीं है वाटर में, तो वाटर में स्मेल लेस है या क्या है बताओ, ऑर्डर लेस।
कोई स्मेल नहीं है। ठीक है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो आप सभी जानते हैं कि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, आइस बनने के बाद उसको मेल्ट जब करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो बॉइलिंग पॉइंट आप बताएंगे भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है इसका, बताओ बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये पता करने के लिए आपको इसकी केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप इसको मेल्ट कर ले, इसकी आइस बना ले, इसकी वेपर बना ले, सब जगह फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ, H2O2 केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो बिल्कुल भी फॉर्मूला चेंज किए बिना ही जिन प्रॉपर्टी का मालूम चल जाए वो सब प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ये हो गया कि भाई दूसरे सब्सटेंस के साथ में रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, तो वो इसकी क्या बताओ केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए कि वाटर को हमने अनस्लैग्ड लाइम में डाल दिया है ना, बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसमें डाल दिया, तो इससे रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा बताओ, स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और आप देखेंगे तो केमिकल बनाने के बाद इसकी स्ट्रक्चर वो नहीं रही जो पहले थी। यहाँ पर स्ट्रक्चर H2O है और वहां पर देखो ये हाइड्रोक्साइड में चेंज हो गया है, मतलब स्ट्रक्चर बदल गई है। तो जिन प्रॉपर्टीज का पता लगाने के लिए स्ट्रक्चर बदलनी पड़ती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनका पता लगाने के लिए स्ट्रक्चर बदलनी नहीं पड़ती है वो क्या होगी बताओ, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम यही करेंगे कि मैटर्स के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, उनका कंपोजिशन क्या है, कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है, उन एलिमेंट्स के जो एटम है वो कैसे कैसे जुड़े हुए हैं, और तीसरा उनकी जो हो प्रॉपर्टीज कैसी हैं, फिजिकल और केमिकल्स। ठीक है, अब देखिएगा ये तो हुई हमारे सिंपल सी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब देखिए केमिस्ट्री की स्टडी को इजी करने के लिए इसको 5 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। केमिस्ट्री की जो स्टडी है उसको इजी करने के लिए 5 ब्रांचेज में इसको डिवाइड कर दिया है। तो देखिएगा वो 5 ब्रांचेज कौन कौन सी है। एक तो हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक तो क्या है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, एक है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एक है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और एक है बायो केमिस्ट्री, एक आपकी बायो केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 ब्रांचेज में केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया है ताकि इसकी स्टडी जो है वो इजीली हो जाए। अब सुनिए ध्यान से, इन पांचों के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि ये जो हो पांचों ब्रांच कैसी हैं, इनका क्या मतलब है, इनकी डेफिनेशन क्या है, उनको अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिएगा। देखिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो बिल्कुल सिंपल सी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब केमिस्ट्री की उस ब्रांच में जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं अभी देखते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप, क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of inorganic compounds। ठीक है, अब देखिएगा ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन वाले कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक का मतलब जो कार्बन वाले नहीं है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड है उन सबको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कार्बन के बने हुए सारे, ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड अब कार्बन के अलावा और कितने एलिमेंट्स हैं देखिए आप 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं
और इसको छोड़ दें तो बाकी के जो 117 एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके कार्बन के साथ हैं वो नहीं, बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सभी को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे यहाँ पर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर मैं यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन यहाँ पर लिखूं तो देखिएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोल रहे हैं, द compounds of all elements, the compounds of all elements except carbon are called इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आराम से लिख लीजिएगा, आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के कंपाउंड्स को बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कार्बन के भी ऐसे कंपाउंड हैं जिनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंसीडर करते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से हैं, एक तो कार्बोनेट्स, एक तो क्या बताओ, कार्बोनेट्स। जितने भी कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स कैसे बनते हैं, CO3 जो आयन होते हैं कार्बन के ऑक्सीजन के साथ बने हुए, तो इनसे बनते हैं कार्बोनेट्स। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जितने भी मेटल कार्बोनेट वगैरह होते हैं वो कार्बोनेट्स। ठीक है, इसी तरह से जितने भी बाई कार्बोनेट्स हैं, क्या बताओ, बाई कार्बोनेट्स जो मेटल के साथ मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि सोडियम बाई कार्बोनेट, तो बाई कार्बोनेट्स में HCO3- आयंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम बाई कार्बोनेट्स, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट्स, ये बाई कार्बोनेट्स ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसिडर होंगे। ठीक है, इसी तरह से कार्बाइड्स, कार्बन के और मेटल के जो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन नेगेटिवली चार्ज होता है उन सभी को अपन क्या बोलते हैं, कार्बाइड्स। तो वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंसिडर होते हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन सब ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंसिडर होते हैं। तो समझ गए होंगे आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस किस को बोलेंगे। एक तो कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड है वो सारे ही इनऑर्गेनिक है। अब कार्बन के कौन कौन से इनऑर्गेनिक है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आपको। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आगे दूसरी जो अपनी ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी जो ब्रांच है वो क्या है अपनी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख ही लेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखिएगा हाइड्रोकार्बन के बारे में आप जानते होंगे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स, इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अपन डिफाइन करें इसको, ठीक है, तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज, लिख लीजिएगा आप, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन्स एंड न्यूमरस डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के असंख्य डेरिवेटिव्स, बहुत सारे डेरिवेटिव्स, उन सभी को अपन कलेक्टिवली क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब इसका अगर डेरिवेटिव बनाओगे आप तो क्या करोगे, किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो इसके साथ। जैसे मैंने अल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां जोड़ दिया तो ये अल्कोहल बन गया, अब ये अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे तो ये अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब ये क्या हो गया बताओ, एसिडिक एसिड, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसी के साथ में अगर मान लीजिए एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई और जोड़ दें यहाँ पर, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर जोड़ दिया एल्डिहाइड ग्रुप, तो अब ये क्या हो गया बताओ, एल्डिहाइड हो गया। तो ऐसे क्या बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है अपने पास में। ठीक है, उनको जोड़ जोड़कर यहाँ पर असंख्य बहुत सारे न्यूमरस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, तो सारे हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के सारे डेरिवेटिव, उनको एक साथ हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेरी बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे तो उस केमिस्ट्री को क्या बोलेंगे अपन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब तीसरी जो केमिस्ट्री है वो है यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री।
तीसरी जो केमिस्ट्री है वो क्या है यहाँ पर, फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 3 है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री तो देखिए मैं डिफाइन करता हूं उसको, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of, which deals with the study of chemical system। ध्यान देना आप लोग, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें इसका मतलब फिजिक्स की थ्योरी, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें केमिकल सिस्टम को हम स्टडी करते हैं, किसका यूज करके, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को, फिजिक्स की थ्योरीज को यूज करके जिसके स्टडी करते हैं अपन, उसको अपन बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो स्टडी ऑफ केमिकल सिस्टम using principles and theories of physics, principles and theories of physics is called physical chemistry, ठीक है। अब इसमें देखिएगा एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, जैसे कि किसको स्टडी करते हैं, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो किस रेट से होती है, क्या वो धीरे होती है, क्या वो जो केमिकल रिएक्शन है वो तेज होती है, ठीक है, उसकी रेट क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कितनी स्पीड से मतलब रिएक्शन होती है, फिर उस स्पीड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या है ना, अपन और क्या करते हैं इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जैसे कि रेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, रेट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, रेट पर कैटलिस्ट डाल दे, अगर मान लो किसी केमिकल इसमें कैटलिस्ट डाल दे, ठीक है, जो कि जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, तो कैटलिस्ट का क्या असर पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर सनलाइट का क्या असर पड़ता है, अगर केमिकल रिएक्शन को सनलाइट में करवाने से कहीं तेज तो नहीं हो रही, कहीं धीरे तो नहीं हो रही, तो सनलाइट का क्या असर पड़ता है, तो ये सब फैक्टर्स हैं, इनको भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा मैकेनिज्म पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस की, जनरली इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, तो इन सबको स्टडी करते हैं, तो ऐसी ब्रांच को अपन क्या बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया आपको कि फिजिक्स के प्रिंसिपल और फिजिक्स के लॉ जितने भी होते हैं, थ्योरीज होती हैं, उनको अप्लाई करें केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, और इस तरह की चीजों को स्टडी करें, तो उस ब्रांच को अपन क्या बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए नंबर 4th अपनी जो ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अपनी जो 4th ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो देखिएगा सिंपल सी डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of इंस्ट्रूमेंट का मतलब जब हम कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी केमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट क्या काम आते हैं, है ना, स्टडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स यूज्ड, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट और वो मेथड जिनको हम क्या करते हैं बताओ, यूज करते हैं, किसके लिए, मैटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि भाई मैटर को आइडेंटिफाई कैसे करें, उसकी क्वांटिटी पता करने के लिए, ठीक है, मेथड यूज टू आइडेंटिफाई सेपरेट, उनको किसी के अंदर मिक्स है तो उसको सेपरेट कैसे करें, आइडेंटिफाई, सेपरेट एंड क्वांटिफाई का मतलब उसकी क्वांटिटी का पता लगाएं, क्वांटिफाई द मैटर्स इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री।
एनालिसिस करते हैं, है ना, प्रैक्टिकली एनालिसिस करते हैं। तो एक तरह से ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। ये वाली क्या है बताओ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है कि प्रैक्टिकली हम किसी चीज को, किसी मैटर को सेपरेट करें दूसरे मैटर से, है ना, उसको प्योरीफाई करें, उसको आइडेंटिफाई करें कि ये मैटर इसमें मिला हुआ क्या है, इस मैटर कौन सा मैटर है ये, ठीक है, उसकी क्वांटिटी का पता लगाएं। तो ये जब एक्सपेरिमेंट करके हम पता लगाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए पांचवी जो हमारी ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। पांचवी जो ब्रांच है वो क्या है यहाँ पर अपनी, बायोकेमिस्ट्री। पांचवी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। तो ध्यान दीजिएगा, बायोकेमिस्ट्री का मतलब समझ गए होंगे आप, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है ना, लिविंग बींग्स की केमिस्ट्री है, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, देखिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं आपको, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच deals with the study of living organism and molecular basis of कहाँ गया, मोलिकुलर बेसिस ऑफ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन लिविंग सेल्स। मतलब जितनी भी रिएक्शंस, जितनी भी प्रोसेस लिविंग सेल के अंदर होती है, ठीक है, उनके अंदर मोलिकुलर लेवल पर क्या होता है, कौन से मोलिक्यूल हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, कि मोलिकुलर लेवल पर क्या होता है, उन सबको स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। देखो मैं बेटर तरह से समझाता हूं इसको। मतलब इसमें अपन क्या करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, कि जो प्रोटीन है ना, कि एक लिविंग सेल को बनाने वाली जो प्रोटीन है, या उस सेल के अंदर प्रोटीन बनती कैसे है, ठीक है, और फैट है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स का बॉडी में क्या फंक्शन होता है। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स कौन से डीएनए और आरएनए। तो इस तरह के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं इनको, अपन क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बताओ, बायोमोलिक्यूल्स। तो इनको स्टडी करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसे है, क्या है, ये बनते कैसे हैं, सेल में इनका काम क्या होता है, इन सबको स्टडी करते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, बायोकेमिस्ट्री। आप समझ गए होंगे ठीक तरह से, ठीक है। तो ये 5 ब्रांचेस थी केमिस्ट्री की, जिनको हमने केमिस्ट्री को डिवाइड किया था स्टडी को इजी करने के लिए। चलिए ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि 11th क्लास में इन 5 ब्रांचों में से 3 ब्रांच जो है, या 4 ब्रांच अपने सिलेबस में है। तो देखिए सबसे पहले एक तो देखो हमारी जो ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। एक ब्रांच तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं बताओ, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और एक टॉपिक और है जिसको अपन बायोकेमिस्ट्री का भी मान सकते हैं, उसमें इनऑर्गेनिक भी है, उसमें 2-3 जो ब्रांच उसमें एक साथ आ जाती हैं, ठीक है। तो जिस चैप्टर का उसका नाम है जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। ये एक अलग से चैप्टर है अपने। तो देखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री में है कौन कौन से चैप्टर है, मैं यहाँ पर लिख दूं आपको। एक तो ये वाला चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। एक तो ये वाला जो चैप्टर है वो है अपना फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। और दूसरा एक है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक ये चैप्टर है। तीसरा एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट तीनों को पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट पहले 12th क्लास के सिलेबस में था, लेकिन अभी इसको 11th क्लास में डाल दिया है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस,
तीनों स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर में। इसके बाद में एक चैप्टर है अपने पास थर्मोडायनेमिक्स का। एक चैप्टर क्या आएगा बताओ अपने, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एक चैप्टर आएगा अपना केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों तरह के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कौन कौन से, केमिकल भी और आयनिक भी, ठीक है। और एक चैप्टर रहेगा अपना रेडॉक्स रिएक्शंस का। एक क्या रहेगा बताओ अपना, रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो ये सारे तो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर हैं समझिएगा आप। एक तो अपने पास रहेगा पीरियोडिक टेबल, एक तो क्या रहेगा बताओ, पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। एक तो ये वाला चैप्टर है। एक है अपने पास केमिकल बॉन्डिंग, एक चैप्टर क्या रहेगा अपने पास, केमिकल बॉन्डिंग, एक ये चैप्टर रहेगा, ठीक है। एक रहेगा अपने पास हाइड्रोजन, एक है एस ब्लॉक एलिमेंट्स और एक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 11th के सिलेबस में है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो रहेगी अपने पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक तो क्या रहेगी अपने पास, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक रहेगा अपने पास हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर, एक क्या रहेगा अपने पास, हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर। और इसके अलावा जनरल केमिस्ट्री होगी, हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। और एक चैप्टर शायद और है जिसमें अपन प्योरिफिकेशन वगैरह की बात करते हैं, एक एनवायरमेंट हो गया, ठीक है। 1 मिनट काउंट करिएगा इसको, कितने चैप्टर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस 14 चैप्टर ही है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स और एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आते हैं, ऑर्गेनिक भी आते हैं, उसमें सारे ही आते हैं, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए कि आप 11th क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और पढ़ाई का जो मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक चैप्टर को हम यहां पर पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक जब पढ़ाया जाएगा आपको उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए डीपीपी आपको रोज दी जाएगी, जिसमें आज जो पढ़ा दिया गया है उसके 20 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, जिनको आप घर पे सोल्व करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जब जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही उन चैप्टर्स का टेस्ट होगा, और जैसे आगे के चैप्टर आएंगे तो पीछे के सिलेबस भी उसमें आएंगे। मतलब हमारा पूरा टाइम टेबल पहले ही बनाया जा चुका है, आपको जल्दी ही टाइम टेबल सेंड कर देंगे। पूरे साल का जो टाइम टेबल है वो पहले ही बनाया, एक एक दिन का टाइम टेबल है हमारे पास कि एक एक दिन आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उस दिन क्या पढ़ाने वाले हैं, ये कौन सा टेस्ट कौन से दिन होना है, वो शेड्यूल भी हमारे पास पहले से ही है, ठीक है। तो तैयार हो जाइए पूरे साल बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करने के लिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बाकी का अपन कल आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।